नमस्कार, मैं डॉक्टर रणजीत कुमार, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, होतीलाल रामनाथ महाविद्यालय अमनौर, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा की यह एक अंगीभूत इकाई है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं अपने व्याख्यान माला की छठी कड़ी में महापंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बहुचर्चित कहानी उसने कहा था को लेकर प्रस्तुत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, साहित्य में संख्या की अपेक्षा गुण का महत्व अधिक होता है। रीतिकालीन बिहारी के बाद इस तथ्य को महापंडित गुलेरी पूर्णतः चरितार्थ करते हैं। 25 जुलाई 1883 में शिवराम शास्त्री एवं लक्ष्मी देवी के प्रांगण में हिमाचल के कांगड़ा जिला में गुलेर नामक गांव में जन्मे महापंडित गुलेरी का देहावसान 1922 में काशी में पीलिया एवं अति ज्वर के कारण होता है। 39 वर्ष की अल्पायु में हिंदी साहित्य की श्री वृद्धि में इन्होंने जो भूमिका निभाई वह अस्तुत्य है, विस्मरणीय है। एक कथाकार के तौर पे हालांकि इन्होंने महज 3 कहानी लिखी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, किंतु तीनों कहानी हिंदी साहित्य में त्रिरत्न है, मानो गंगा यमुना सरस्वती गुलेरी रूपी संगम पर आकर वो अवतरित हुई हो, या फिर ये तीनों कहानी त्रिशूल के सदृश है। इसकी चर्चा आगे की जाएगी। कथाकार से इतर एक निबंधकार के रूप में गुलेरी जी विशेष तौर से उल्लेखनीय हैं। कछुआ धर्म, मोरे सी मोहे कुठाव, महर्षि चमन्य का रामायण, पुरानी हिंदी जैसे शोधपरक जो आलेख हैं वो अस्तुत्य है, पठनीय है। नई पीढ़ी के पाठकों को विशेष तौर से इन आलेखों का अध्ययन करनी चाहिए। इन आलेखों में खास करके कछुआ धर्म या मोरे से मोहे कुठाव जैसे आलेखों में इन्होंने हिंदू धर्म में जो संकीर्ण, जो संकुचित, जो व्याप्त विसंगतियां हैं, छुआछूत और जातिगत भेदभाव के तौर पे उसे रेखांकित कर इन्होंने उन पे आक्षेप किया है, उन पे व्यंग्य किया है, चोट किया है, प्रहार किया है। और ये जाति प्रथा या छुआछूत जैसे विषाक्त अमरबेलों को समाप्त कर ही एक प्रांजल हिंदू धर्म की इन्होंने परिकल्पना की है। इसके अतिरिक्त हिंदू धर्म में जो रूढ़ियां हैं, आडंबर है, ढोंग है, उन पर भी इन्होंने गहरा चोट किया है। एक दूरदर्शी निबंधकार के तौर पे भी इन्हें याद किया जाता है। जब देश में खेल के को एक करियर के अवसर के तौर पे नहीं देखी जा रही थी, उस समय ही अपने आलेखों के माध्यम से खेल को विद्यार्थी या बच्चों के जीवन में शिक्षा के साथ साथ है अनिवार्यता पर कई लेख लिख रहे थे। इनके आलेख पुरातात्विक इतिहासकार होने के, दर्शन एवं न्याय के विद्वान होने के, समाज एवं राजनीति के कुशल चिंतक होने के, विश्लेषक होने के और साहित्य के पुरोधा होने के साक्ष्य हैं, सबूत हैं। इन्होंने समालोचना पत्रिका के संपादक के तौर पे भी खुद की जो प्रतिभा है उसे स्वरूप प्रदान किया। तो कई विषयों के ज्ञानी महापंडित गुलेरी कई भाषाओं के भी ज्ञाता थे। जहाँ संस्कृत इन्हें वंश वृक्ष में प्राप्त होता है, वहीं हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अरबी, फारसी जैसी जो भारत में प्रचलित भाषाएं थी, उन भाषाओं पर इनकी सिद्धहस्त पकड़ होती है। इसके अतिरिक्त पश्चिम देशों की जर्मन, फ्रेंच भाषाओं पर इनकी पकड़ थी ही, प्रमुख तौर से अंग्रेजी पर जो इनकी पकड़ थी वो इनकी विद्वता के एक अलग स्वरूप को
परिलक्षित करता है। तो कहा जा सकता है यहाँ पे दो स्तर पर कि जहाँ कम समय में हिंदी साहित्य के श्रीवृद्धि में भूमिका के आधार पर इनके पूर्व के भारतेंदु हरिश्चंद्र से इन्हें तुलना की जा सकती है, वहीं कई विषयों के ज्ञाता और कई भाषाओं के ज्ञाता के आधार पर इन्हें इनके परवर्ती महापंडित राहुल सांकृत्यायन से तुलना की जा सकती है। राहुल को महापंडित की उपाधि काशी के ब्राह्मणों ने दिया, जबकि गुलेरी को महापंडित की उपाधि इनके ही पाठकों ने दिया। खैर, यहाँ पे जो परिचर्चा का उद्देश्य है वो उसने कहा था, और हम लोग उसने कहा था कि केंद्र में आकर ही अपनी परिचर्चा को आगे विस्तार रूप प्रदान करेंगे। एक कथाकार के तौर पे हालांकि मैंने पूर्व में अवगत करवाया कि इन्होंने 3 कहानी लिखी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। सुखमय जीवन एक लेखक के प्रेम कहानी पर आधारित है। जयदेव शरण वर्मा जो सुखमय जीवन उपन्यास का लेखक है, और जिस उपन्यास में उसने दाम्पत्य जीवन की बारीकियों को सूक्ष्मता से प्रकट किया है, जिसके कारण पाठकों में यह धारणा है कि जयदेव शरण वर्मा विवाहित हैं। ऐसे में कमला से इनकी मुलाकात और कमला के प्रति इनका प्रेम प्रस्ताव इनके विवाहित होने के आक्षेप में लगभग खत्म होने की स्थिति में होती है, और तब इनके अंदर की जो झुंझलाहट है, एक प्रेमी का झुंझलाहट, जो एक पाठक के दायरे में छिपा हुआ था, वो उभर के सामने आता है। तो एक लेखक के अंदर में जो प्रेम की जो संकोच होता है या जो परेशानियां होती है, जो झिझक होता है, उस झिझक को यहाँ पे दिखाया है गुलेरी जी ने। और कहानी शुरुआती दौर में हिंदी में जो तथ्य या बोलने और लिखने में जो स्वरूप है, या हिंदी के जो वैज्ञानिक के जो मानक रूप है, उस पर उन्होंने जोर किया है, शोध किया है। और खासकर हिंदी के विद्वान जो व्याकरण सम्मत है हिंदी की बात करते हैं, उन पर इन्होंने आक्षेप किया है। दूसरी कहानी बुद्धू का कांटा ऐतिहासिक कहानी है। ये कहानी प्रेम पर आधारित कहानी है। प्रेम इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। यह कहानी 7 चरण में है, और रघुनाथ प्रसाद की कहानी और भागवंती की कहानी है। रघुनाथ प्रसाद प्रयाग में पढ़ने वाला 20 वर्ष का युवक है, जो काफी शांत है, जैसे गंगा की जो मैदानी भाग होती है वो इस तरीके से शांति सुशीलता है, अनुशासन है। आज तक इसने कभी स्त्री को, अपनी माँ के अतिरिक्त किसी स्त्री को, किसी युवती को इसने देखा तक नहीं, उससे बात नहीं की है। और किसी के विवाह प्रस्ताव, विवाह के कार्यक्रम के सिलसिले में अपना देश, पहाड़ पर जो देश है, गांव है, वहाँ जाना होता है। इसी दौरान भागवंती से मुलाकात होती है, और वो भागवंती जो झील है, जो झरना है, जो गंगोत्री से बहने वाली कलकल करने वाली गंगा है, जिसमें चंचलता है, उस चंचल भागवंती के हृदय में रघुनाथ, और रघुनाथ के हृदय में भागवंती का प्रेम कोष्ठक है, प्रेम पल्लवन है। इस बड़े सुंदर तरीके से गुलेरी जी ने बुद्धू का कांटा के माध्यम से दिखाया है। इस कहानी को एक मैदानी भाग के युवक का एक पहाड़ी युवती के प्रेम के साथ जोड़कर देखने की आवश्यकता है, जिससे आगे चलकर कई फिल्मकारों ने अपनी फिल्मों की कहानियों में भुनाया है इस तरीका की कहानी। खैर, उसने कहा था 1915 ईस्वी में
सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन में अनुशासित पत्रिका उत्सव हुई और उस पत्रिका में स्थान बनाना किसी लेखक के लिए, किसी कवि के लिए बड़ा एक चुनौती का कार्य होता था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आरंभिक जो कविता है वो यहाँ आकर लौट जाती थी। खैर 1915 में यह कहानी प्रकाशित होती है और आज 2020 में जब इस कहानी की यात्रा 105 वर्ष की हो चुकी है, तब भी यह कहानी उसमें ही रुचि, उसमें ही जिज्ञासा, उसमें कौतूहल और उसमें ही आत्मीयता के साथ पढ़ने को विकसित करती है। इस कहानी की सबसे बड़ी खासियत है। इस कहानी पर फिल्में भी बनी। 1960 में विमल राय ने सुनील दत्त और नंदा अभिनय में फिल्म बनाई और वो फिल्म दर्शकों ने हाथों हाथ लिया, काफी प्रशंसित फिल्म मानी गई। उस दौर में भारतीय सेना को केंद्र में रखकर फिल्म बनाने की मैं समझता हूँ यह इसकी दूसरी परंपरा रही थी हिंदी में, और तब इस पर फिल्म बनी। उसने कहा था कि नाम से इस कहानी की महत्ता को आधार से समझा जा सकता है। इस कहानी का जो शीर्षक है उसने कहा था, यह शीर्षक ही अपने आप में अनंत जिज्ञासाओं का संग्रह है। उसने कहा था, किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, किस लिए कहा, कई प्रकार की जो जिज्ञासाएं हैं, कौतूहल है, वो पाठकों को पूरी कहानी पढ़ने को विवश करती है, लाचार करती है, मजबूर करती है। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। 1914 से 1918 के बीच पहली लड़ाई पूरी दुनिया के बीच में लड़ी गई, उसी लड़ाई के केंद्र पर यह कहानी लिखी गई है। तत्कालीन घटनाओं के साथ कहानी को सामंजस्य बिठाना एक कहानीकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है, किंतु मेरी जैसे जादुई लेखक या जादुई कथाकार के लिए यह बहुत ही सरल और सुंदर कार्य रहा। यह कहानी प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम की जो परंपरा है, उस परंपरा को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानी है। लहना सिंह और सूबेदार में कहानी के प्रमुख पात्र हैं। इसके अतिरिक्त बोधा सिंह, हजारा सिंह, बजीरा जैसे कहानी के जो गौण पात्र हैं, उनकी भूमिका भी कहानी में बहुत ही रोचक है। यह कहानी, जैसा कि मैंने कहा कि प्रेम जो कहानी के शुरुआती दौर में आपको देखने को मिलेगी, जब अमृतसर के जो बम्बू कोट है उसमें आप नीचे से बैठे जवान की जो मलहमी जुबान है उसका आप आनंद लेते हुए उसकी गलियों का भ्रमण करेंगे और उन गलियों की जो जिलेबी नुमा जो गली है उसका भ्रमण करते हुए आप एक चौराहे पे पहुंचेंगे और उस चौराहे पे एक बनिया की दुकान पर एक मुसाफिर या परदेशी जिले पापड़ को भून रहा होता है और दुकानदार उसी से उलझा होता है और वहीं से 12 वर्ष और 8 वर्ष के किशोर बच्चे जो वेशभूषा के सरदार हैं उनके बीच में पहली मुलाकात, जैसे राम की शक्ति पूजा में राम का सीता से प्रसंग में डाला इससे कि लतांतरान का वह प्रसंग नैनों का नैनों से गोपन किए, क्योंकि यहाँ नैनों का नैनों से गोपन किए नहीं है, यहाँ पे खुला खुल्लम है, कह देने की जिज्ञासा है और शुरू होता है, तुम कहाँ से हो, मांझे से, और तुम मगरे से,
और इस तरीक़ा से परिचय शुरू होता है। फिर वहाँ से निकलते हैं और चलते रास्ते में चलते चलते वो 12 वर्ष का सरदार पूछता है, तुम्हारी कुड़माई हो गई? और पत्नी कहती धर कहते हुए वो लड़की भाग जाती है। लड़का देखते हैं यह धर एक डायरेक्टर है, वैसे ही जैसे किसी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम में हीरामन इस शब्द का उच्चारण करता है, वो कैरेक्टर है। वैसे ही सिद्धार्थ में जो अल्हड़पन है, जो मासूमियत है, जो झिझक है और जो शर्म है, उस बाल सुलभ चेष्टा से जो लड़काई का प्रेम है, उसमें वो बड़ा ही मोहक है, वो बड़ा ही आकर्षक है। खैर यह सिलसिला अब रोज का है और जहाँ अब मुलाकात होती है वहाँ ऐसे हैं। वो 12 वर्ष का लड़का होता है, फिर कुड़माई हो गई और वो लड़की बात करते चली जाती है। एक दिन उस लड़के के स्वभाव के विपरीत जाकर वो कह देती है कि हाँ हो गई है। वो पूछता है कब? कहा कि कल देखते नहीं है रेशम का कढ़ा हुआ संदेश। और फिर क्या? लड़की इतना चाहती चली जाती है। लड़का एक वैष्णवी से टकरा कर अंधे का उपाय पाता है, उस लड़की को मोरी में धकेल देता है, एक कुत्ते को पत्थर मारता है। इस तरह से जो प्रेम में जो असफलता की जो मनःस्थिति है, या जो अंदर की जो बेचैनी है, या जो प्रेम के जो मनोविज्ञान है, उस मनोविज्ञान का यहाँ पे बड़ा ही सुंदर तरीके से एक प्रेम का सोपान है। दूसरा सोपान, यह कहानी सीधे यहाँ से उठकर जाती है अमृतसर के बम्बू कोर्ट से। यह कहानी सीधे उठ के आपको जर्मनी की वो युद्ध के मैदान जहाँ पे बर्फ है, कमर भर के कीचड़ हैं और वहाँ पे सनसनाती हुई गोलियाँ हैं, बारूद है, बम है, तो बोली से सीधे गोली के पास चली जाती है। बोली यहाँ जो किस्से वालों के संदर्भ में लेखक ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि उनकी जुबान नहीं चलती या जीभ नहीं चलती है, मगर मीठी छुरी की भांति नहीं मार सकती है। ठीक वैसे ही वहाँ वो जो जर्मनी की जो विरुद्ध जो लड़ाई है, तो लड़ाई के खंडक में जो नंबर 77 राइफल से जो भारतीय बटालियन है, उस बटालियन में जो लहना सिंह है, उसकी कहानी, वहाँ की परिदृश्य, वहाँ का वातावरण है। थोड़ी सी सीधे अगर बाहर निकले गोलियां चटाक हो जाती है। इस प्रकार से 5 चरण में यह कहानी 25 वर्षों की यात्रा को पूरी करती है। तो दूसरे संदर्भ में यहाँ पे कहा जा सकता है कि यह कहानी फीड एंड फीडबैक शैली में एक पहली प्रयोग है हिंदी कथा की, जिससे आगे चलकर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी ने अपने शेखर एक जीवनी में इसी शैली का प्रयोग किया। तो इस कहानी में भी फीड एंड फीडबैक शैली का प्रयोग हुआ है। और यह कहानी की एक दूसरी खासियत है कि ये कहानी त्रासी में अर्थात दुखांत में ये हिंदी की पहली कहानी है। भारतीय कथा साहित्य सुखांत की परंपरा के साथ लिखी जाती है, किंतु इन्होंने उस समय 1915 में अर्थात हिंदी कथा साहित्य जब अपने शैशवावस्था में था, उसी शैशवावस्था में उसने कहा था कहानी प्रयोग एवं तकनीक दृष्टिकोण से इतनी मजबूत कहानी आती है कि आश्चर्य होता है कि हिंदी कथा साहित्य अपने प्रारंभिक रूप में ही इतने परिपक्व स्वरूप में दिखाई देती है। खैर, तो कहानी जैसा कि मैंने कहा कि अमृतसर से यह कहानी सीधे जर्मनी की वो युद्ध की भूमि पर जाती है और वहाँ लहना सिंह के अंदर का जो नायक है, योद्धा है, कि वो जर्मनी की सेना पर या बर्लिन तक के चढ़ाई इसलिए कर देना चाहता है क्योंकि उसे ठंड लग रहा है। वो एक उदात्त नायक, जो धीरोदात्त नायक होता है, धीरोदात्त नायक में इतनी जोश है, खड़ूस है, जाबाज है, ताकतवर है, बुद्धिमान भी है, वो कुशाग्र बुद्धि का है। और लप्टन का जो प्रसंग है
दौरान की लपटन के भेष में मौत आया है, वो प्रसंग में आप देखेंगे कि रहना सिंह सचमुच एक नायक के तौर पर भी वहाँ पे परिगणित है। और तीसरा जो स्वरूप है इस कहानी का, जो अंत का स्वरूप है, वो है राष्ट्र का। उसकी मृत्यु के समय जब बघीरा सिंह को जन्म होता है, लेटा हुआ होता है, कराह रहा होता है, और उसने वो सुबेदारनी ने कहा है कि जैसे बचपन में मेरी जान बचाई थी आपने, वैसे ही मेरी पति और मेरे पुत्र का जान बचाना। और उसकी इस वचन को पूरा करने के लिए अपना प्राण देता है। प्रेम में भी प्राण देने की परंपरा है, कर्तव्य में भी प्राण देने की परंपरा है, और राष्ट्र प्रेम में भी प्राण देने की परंपरा है। और यह परंपरा जाना थी अंत में बघीरा सिंह के कंधे पर रख के अंतिम सांस गिन रहा होता है। जब लेखक ने लिखा है मृत्यु के समय पूरे जीवन की झांकियां हैं वो चलचित्र के भांति सजीव होती है, इसी तरीके से। तो राणा सिंह की मृत्यु प्रेम के कारण होती है, कर्तव्य के कारण होती है, या देश प्रेम के कारण होती है, यह अंत तक पाठकों में एक जिज्ञासा बना रहता है, एक प्रश्न के रूप में ही रह जाता है। खैर, यह मौत या मृत्यु, यह शहीद होने की जो यह राणा सिंह का जो क्षण है, वो प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम के समन्वित भाव में है, दात भाव में है। राणा सिंह मृत्यु के समय में जिस तरह से अपने भाई कीरत के गोद में ही मरने की बात करता है, या मांझे को याद करता है, या अपने गांव को याद करता है, या अपने द्वारा लगाए गए आम के पेड़ की छांव में ही वो बैठे रहने की याद करता है, इसके साफ तौर से उस समय की जो हमारे देश के जाबाज अंग्रेजी हुकूमत के प्रभाव में आकर दूसरे देशों में अपने वीरता के जौहर दिखाते हुए शहीद होते थे, और अंतिम समय में किस प्रकार से उन्हें अपने देश की मिट्टी याद आती थी, वो एक कारुणिक दृश्य है, वो मर्म स्पर्शी है, वो हृदय स्पर्शी है, हृदय को विदीर्ण कर देने वाला दृश्य है वो अंत का। तो उसने कहा था अपने तथ्य एवं तथ्य, शिल्प या यूं कहें कला पक्ष एवं भाव पक्ष तमाम दृष्टिकोण से एक उच्च कोटि की कहानी है, और हिंदी साहित्य में 10 कालजयी कहानियों में यह कहानी परिगणित है, शुमार है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।